लो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 7.4 प्रश्नावली का बेसिक इंट्रोडक्शन आज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संचय स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रमचय हमने 7.3 प्रश्नावली तक फुल डिटेल में सब कुछ उसका कवर कर लिया है। आज संचय पढ़ेंगे हम लोग कि संचय क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी है। फिर कल से हम लोग मेन अपनी 7.4 प्रश्नावली के जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हम लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको आ गया तो संचय में कहीं फंसोगे नहीं, पूरी प्रश्नावली में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, संचय होता क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे हम लोग कि संचय क्या है। ठीक है, संचय और क्रमचय में बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत माइनर सा फर्क है। मैं आपको फर्क बताता हूं क्या होता है। देखिए, क्रमचय का मतलब होता है, क्रमचय का मतलब होता है चुनना प्लस क्रम में जमाना, क्रम में जमाना। और संचय का मतलब होता है केवल चुनना, केवल चुनना। तो क्रमचय में ज्यादा क्रमचय बन सकते हैं, कहने का मतलब एक और एग्जांपल में देके बताता हूं आपको, एग्जैक्टली बताता हूं कि क्या है डिफरेंस क्रमचय और संचय में। कि अगर आपको ए बी सी ये 3 लेटर का वर्ड यहां पर नजर आ रहा है, ए बी सी। ठीक है, एक वर्ड है मान लो एबीसी जिसमें 3 लेटर्स हैं, ए बी और सी। अब इन 3 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर एक साथ लेकर के हमें क्रमचय और संचय बताने हैं, कितने कितने बनेंगे। तो 2 लेटर से क्रमचय और कितने संचय बनेंगे, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर। एक बार यहां पर लिखेंगे आप क्रमचय, कि क्रमचय कितने बनने वाले हैं, 2 अक्षरों का, 2 अक्षरों का उपयोग करके, उपयोग करके कितने क्रमचय बनेंगे। और सेम ऐसे ही संचय कितने बनेंगे, 2 अक्षरों का उपयोग करके। संचय कितने बनेंगे, 2 अक्षरों का उपयोग करके, 2 अक्षरों का उपयोग करके कितने संचय बनेंगे, ये अपने को बताना है। ठीक है, 2 अक्षरों का उपयोग करना है भाई। तो सबसे पहले तो चुनना है। चुनने का मतलब है कि कोई 2 उठा लो उसमें से। ए बी सी आपके पास में है, आपने ए और बी को उठा लिया, ये हो सकता है ना। एक तो ए और बी को उठा लिया, 2 उठाने, ए और बी को उठा लिया, या फिर आपने बी और सी को उठा लिया, वहां से बी और सी को उठा लिया, या फिर क्या हो सकता है ए और सी को उठा लिया, ए और सी को भी उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इनको चुनने के बाद में, चुनाव तो ऐसे ही होता है, ए और बी को उठा लिया, बी और सी को उठा लिया, ए और सी को उठा लिया, चुनाव तो ऐसे ही होगा। कोई भी 2 उठा लिए, या तो ए और बी, या बी और सी, या ए और सी, ये सब उठा लिए। अब इनको क्रम में जमाना है, क्रम में जमाना है मतलब चेंज करना है इनका सीक्वेंस भी। तो ए बी के बाद में सीक्वेंस बन जाएगा बी ए, बी सी के बाद में सीक्वेंस बन जाएगा सी बी, और ए सी के बाद में सीक्वेंस बन जाएगा सी ए। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के 6 अलग अलग क्रमचय आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कितने क्रमचय बन रहे हैं, 6 क्रमचय बन रहे हैं, 2 अक्षरों का उपयोग करके। हमने चुनाव किया और फिर क्रम में भी जमाया। क्रम में जमाना मतलब इधर उधर करना, इधर उधर करने वाले भी यहां पर काउंट किए जाएंगे। यहां पर क्रम में जमाते ही नहीं हम लोग, यहां केवल चुनाव करना है। संचय में सिर्फ चुनना है, हमें उठाना है बस, उसको जमाना नहीं है। जमाना यहां पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। संचय में कभी भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, या ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर केवल संचय निकालना है। तो संचय में केवल चुनाव, ए और बी उठा लिया, बी और सी उठा लिया, ए और सी उठा लिया, ऐसे केवल 3 ही संचय बनेंगे। कुल मिलाकर के केवल 3 संचय बनेंगे। क्रमचय में होता क्या है, चुनाव करने के बाद उनको जमाते भी हम लोग, इधर उधर भी कर सकते हैं। संचय में ए बी निकालो या बी ए निकालो, एक ही बात है। संचय के अगर आप संचय निकाल रहे हो तो उस केस में ए बी बराबर हो जाएगा बी ए के, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है दोनों। ऐसे ही उसके बाद बी सी बराबर हो जाएगा सी बी के, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा सी ए के, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल हिसाब किताब है संचय का।
कि संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें अलग अलग क्रम में जमाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो एक ही काउंट होता है। क्रमचय में अलग अलग काउंट होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, या कब संचय यूज ले रहे हैं, कब क्रमचय यूज ले रहे हैं, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, खास बात देखो, जैसे मान लो एक वर्ड है आपके पास नंबर, NUMBER, ये नंबर एक वर्ड है, उसमें कितने अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट आपको इसमें नजर आ रहे हैं। नंबर एक वर्ड है जिसमें 6 अल्फाबेट आपको नजर आ रहे हैं। इन 6 अल्फाबेट को आपस में जमाना है, इधर उधर करना है, या कह लो कि इससे अलग अलग नए नए वर्ड्स बनाने हैं, तो वो वर्ड्स तो इधर उधर करने पर ही बनेंगे, तो वो तो क्रमचय का ही काम है, क्रम में जमाने से ही अलग अलग शब्द बनेंगे, तो ये तो क्रमचय का ही काम है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई टीम बनानी है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, बहुत सारे लोग उधर हैं, 15-20 लोग हैं, जिनमें से 11 खिलाड़ियों को चुनना है, तो 11 खिलाड़ियों को चुन करके यहां खड़ा कर दिया कि भैया ये है टीम। अब उसमें से एक खिलाड़ी इधर खड़ा है, एक खिलाड़ी इधर खड़ा है, इनकी आपस में जगह बदल दी, भाई एक खिलाड़ी को इधर एक खिलाड़ी को इधर खड़ा कर दिया उन 11 में से ही, तो उससे टीम थोड़ी बदल जाएगी। इंडिया टीम अगर कोई है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम, तो उसमें कोई एक इस तरफ खड़ा हो गया, कोई एक उस तरफ खड़ा हो गया, इधर उधर खड़े होने से टीम थोड़ी बदल जाएगी, टीम तो वही रहने वाली है। तो इसलिए वहां क्रम महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। जहां पर टीम की बात आती है, ग्रुप की बात आती है, कमिटी की बात आती है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्रम का, क्योंकि क्रम महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। ग्रुप का मतलब 4 लोग खड़े हैं, उनका ग्रुप हो गया। अब आपके 4 दोस्तों का ग्रुप है, कहीं जा रहे हो आप लोग, आप में से एक दोस्त इधर बैठ गया, एक दोस्त उधर बैठ गया, तो ग्रुप थोड़ी बदल जाएगा आप लोगों का, ग्रुप तो सेम है ना उन 4 लोगों का। तो ग्रुप में, टीम में, यहां पर क्रम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर इधर उधर क्रम बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज पर। तो संचय कब निकालते हैं, जब टीम बनाने की बात है, ग्रुप बनाने की बात है, इस तरह के क्वेश्चंस हो जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता ही नहीं है, तो वहां पर हम निकालते ही संचय हैं। और जहां पर क्रम महत्वपूर्ण होगा, अलग अलग शब्द बनाने हैं, अलग अलग आपको नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट का यूज लेके 3 डिजिट का यूज लेकर के अलग अलग नंबर्स बनाने हैं, तो उस केस में हमें किसका यूज लेना होगा, क्रमचय का यूज लेना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जो आपको एकदम क्लियर होना जरूरी है। कि ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में 4 दोस्तों का ग्रुप, 10 दोस्तों का ग्रुप है, मोहल्ले में 4 या 10 दोस्तों का ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई इधर खड़ा हो जाए, कोई उधर खड़ा हो जाए, तो उससे ग्रुप नहीं बदल जाता, वहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। वहां पर एक को इधर कर दे, एक को इधर कर दे, तो क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर वर्ड भी बनाने हैं अलग अलग ही, उसमें तो इधर उधर करने से ही अलग अलग वर्ड बनेंगे, तो वहां क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो जहां क्रम महत्वपूर्ण है वहां आप क्रमचय निकालोगे, क्योंकि क्रमचय में चुनाव करने के साथ में क्रम में भी जमाना पड़ता है। और जहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है वहां सिर्फ संचय निकालेंगे, केवल चुनाव करना है, चुनना है, वहां से उसको जमाना नहीं है इधर उधर करके। बहुत बेसिक सा ये डिफरेंस बताया मैंने आप लोगों को, एकदम फाइनल कंक्लूजन देते हुए कि ये डिफरेंस है संचय और क्रमचय में। बाकी चीजें सेम है, चुनाव दोनों में करना है, बस यहां पर क्रम में भी जमाना होता है क्रमचय में, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलो बेटा सभी बच्चों को। सर मैंने 1 महीने में सभी रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़कर आज लास्ट लेक्चर तक मैथ्स फिनिश कर दिया है। क्या बात है मोहित बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ डेली आप लाइव लो, लाइव के मजे लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में अब कॉम्बिनेशन या कह लो संचय का सूत्र मैं बताऊंगा, और उसकी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होती हैं प्रॉपर्टीज उसकी। ठीक है, सो सूत्र पे आते हैं। सबसे पहले तो क्रमचय का सूत्र क्या होता है उस पे बात करते हैं पहले। ठीक है, तो क्रमचय का सूत्र है हमारे पास, क्रमचय का सूत्र है NCR, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इतना तो हमारे पास NPR का ही सूत्र था। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को का चयन करना उसको बोलते हैं क्रमचय। तो NCR ये फॉर्मूला है। यहां बस एक्स्ट्रा क्या आता है, फैक्टोरियल r और आ जाता है। भाई इतना फॉर्मूला तो अपने पास NPR का भी था कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे दोनों का डिफरेंस। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्या होता है, यहां क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर,
नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे और दोनों का डिफरेंस भी नीचे, छोटी सी चीज एक्स्ट्रा है फैक्टोरियल आर, बाकी फॉर्मूला एज इट इज वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमारे को याद होना चाहिए। क्रमचय का सूत्र ये होता है, सॉरी क्रमचय का सूत्र ये होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैं एक बार लिख देता हूं कि इस चीज का क्या मतलब है। इसका मतलब है n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय, r वस्तुओं का संचय, इसको बोलते हैं हम लोग NCR। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय करना है तो NCR फॉर्मूला लगा दो। n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं का क्रमचय करना है तो NPR का फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। वहां पर फिर भी NPR के फॉर्मूले की जगह संचय क्रमचय जब हम करते थे तो बॉक्स बना बना करके भी बहुत सारे क्वेश्चन हम किए थे, लेकिन यहां पर बॉक्स बना करके कोई क्वेश्चन नहीं होगा, यहां पर सीधा फॉर्मूले पर क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले पे। इसलिए इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वहां पर तो NPR का फॉर्मूला बहुत बार नहीं लगा करके भी काम हो जाता है, बॉक्स वॉक्स बना बना करके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। यहां एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले के बिना नहीं होगा। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहां के लिए जब आप संचय पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें अभी और सीखनी बाकी है हमारे को। देखिए कैसे, आप एक काम करें, आर का मान यहां पर 0 रख दीजिए। आर बराबर 0 लेते हैं तो क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा NC0 बनेगा हमारे पास फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और ये फैक्टोरियल n ही हो गया, और ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या बन गया, फाइनल 1 बन गया। NC0 1 के इक्वल आ रहा है। हमेशा अगर R 0 हो गया, अगर नीचे 0 आ गया तो डायरेक्ट आपको 1 लिखना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी यहां पर, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही अगर NCN आ गया, मान लो R की वैल्यू और N की वैल्यू बराबर ही हो गई, दूसरा केस ये लेते हैं, R की वैल्यू और N की वैल्यू बराबर हो गई तो NCN आएगा। उस केस में क्या आंसर बनेगा, NCN मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, और दोनों का डिफरेंस n माइनस n यहां पर आएगा। तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n 0 हो गया, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब r की वैल्यू n यहां पर हो गई, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक केस और बना रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको, मैं एक केस और बनाना है बस मेरे को। r की वैल्यू एक बार के लिए 1 करके देख लेते हैं क्या आएगा। r की वैल्यू 1 करेंगे तो कितना बनेगा, यहां पर NC1 आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, NC1, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं यहां पर, है ना, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, कितना बनेगा, फैक्टोरियल n, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, और दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 फैक्टोरियल यहां पर आ गया। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो फैक्टोरियल n चल रहा है, ऊपर तो फैक्टोरियल n चल रहा है, नीचे फैक्टोरियल 1 तो 1 हो जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे कैसे चल रहा है। फैक्टोरियल n को आप ब्रेक कर लो। फैक्टोरियल n को कैसे ब्रेक करते हैं, पहले भाई n लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करेंगे, फिर और एक कम, लेकिन जहां स्टॉप करना है वहीं फैक्टोरियल लगा दिया, तो मैंने यहां फैक्टोरियल लगा दिया और इससे ये चीज कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट कितना बन गई हमारे पास में, n आ गया इसका रिजल्ट, एकदम सिंपल में n इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हिसाब किताब, किस तरह से आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या 3 चीजें, मैं यहां लिख देता हूं एक बार कौन कौन सी 3 चीजें फाइनल अपने को याद रखने की हुई हमारे पास में। फाइनल कौन कौन सी हुई, तो फाइनल हुई एक तो NC0 और NCN दोनों का मान 1 होता है और NC1 का मान n के बराबर होता है। ये 2 चीजें अपने को एकदम रटी हुई होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस में गड़बड़ करोगे या कह लो कि लंबा खींचोगे कैलकुलेशन को अननेसेसरी। याद नहीं भी होगी तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, क्योंकि फॉर्मूला लगा करके ही तो मैंने निकाला ही। अभी आप ये फॉर्मूला लगा करके हर जगह काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये अगर आपको याद हो गई ना, जो 3 हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज बना दिए हैं एक तरीके से, तो
तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा बस आपको, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन बहुत होती है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इतनी बार लगाना पड़ता है कि अपने को ये शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। तो ये आप लोग याद रखें, तीन चीजें मैंने बताई। NC 0 का मान भी 1 होता है, मतलब नीचे 0 आ गया तो भी एक आंसर आएगा, दोनों तरफ सेम आ गए तो भी एक आंसर आएगा, नीचे 1 आ गया तो ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा, n आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा बात मैंने बताई। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं ऐसे यूं ही बना के बता रहा हूं, ये कोई प्रैक्टिस के लिए कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे 5C 0 आ गया, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे 0 दिख गया भाई हमारे को। हमें 10C 10 दिख गया, 1 हो जाएगी, दोनों तरफ सेम दिख गया। हमें 7C 1 दिख गया, नीचे 1 दिख गया, आंसर 7 आएगा इसका। तो ऐसे कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, आप लोग पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे कैलकुलेशन हो गई इसकी। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बारे में जानकारी, और ये तीन खास केसेस बना दिए हमने, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। इन तीन केसेस को आपको याद ही रखना है कि NC 0 का मान 1 आएगा, NC n का मान 1 आएगा, NC 1 का मान n आएगा, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इतना तो फॉर्मूले पर बातचीत करी है अपन ने। अब क्रमचय के तीन अलग अलग आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे गुणधर्म। तीन गुणधर्म होते हैं। क्रमचय के तो हमने कुछ नहीं सीखा था, क्रमचय तो सीधा फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चंस में। यहां पर तीन गुणधर्म है, बस वो सीख करके हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस तो फास्ट हो जाएंगे, क्वेश्चंस में टेंशन नहीं है इतनी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। बाकी वो गुणधर्म सीखना बहुत जरूरी है। क्या है वो गुणधर्म देखिए, और उन गुणधर्म को अभी तो फिलहाल याद ही रख लो तो काफी है, बाकी इस फॉर्मूले पर ही है वो गुणधर्म। इन फॉर्मूलेस की मदद से ही केसेस बना बना करके वो गुणधर्म बनाए गए हैं, कुछ खास नहीं है ऐसा, बहुत नॉर्मल सा ही है। फॉर एग्जाम्पल, पहला गुणधर्म यह है कि NCR जो है वो इक्वल होता है NC n माइनस आर के। NCR जो है NC n माइनस आर के बराबर ही होता है, एकदम इक्वल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चाहो तो इसको प्रूव कर लो, बहुत बेसिक सा ही है प्रूव इसका, मैं प्रूव कर ही देता हूं। चलो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर देता हूं। मैं राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में अपने पास NC n माइनस आर है, और ये है ऊपर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये n में से n तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का r हो जाएगा। तो ये हमारे पास, आप नोटिस करो तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस ये NCR ही है और कुछ नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी, ये NCR ही है। ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस बस इधर उधर लिखा हुआ है, बाकी है तो सेम ही चीज। तो बहुत सिंपल से है, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है यदि NCX बराबर NCY हो तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में x बराबर y होगा, या फिर x प्लस वाई बराबर n होता है। अपने ये ज्यादा काम आता है, ये तो पता ही है अपने को, कहीं पर NCX NCY के बराबर है तो x बराबर y तो हो ही सकता है, वो तो ऑब्वियस बात है, मतलब उसमें तो क्या सोचने की बात है। लेकिन एक्स्ट्रा केस क्या हो सकता है, या लगा करके x प्लस वाई बराबर n भी हो सकता है। क्यों, देखिए ध्यान से, NCX जो है NCY के बराबर है, तो इसको NC n माइनस वाई लिख दूं क्या इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। ये कह रही है प्रॉपर्टी कि NCR कहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको NC n माइनस आर लिख सकता हूं, मतलब नीचे दोनों को घटा करके लिख सकते हैं। तो वैसे ही NCY लिखा हुआ है तो इसको NC n माइनस वाई लिख सकता हूं। अब n के बराबर C के बराबर, तो x जो है वो n माइनस वाई के बराबर हो जाएगा, यहां से y इधर आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा। सो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी भी बहुत बेसिक सी है, प्रॉपर्टीज इतनी काम नहीं आएंगी, मेन काम आएगा ये फॉर्मूला, ये आपको मेन पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज तो खैर इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, प्रॉपर्टीज तो बहुत बेसिक सी है, इतनी काम नहीं आएंगी जितनी वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में लग जाती है, तो अपने को आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ऐसी बात तो
नहीं है कि छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, जरूरी है ये भी। नेक्स्ट हम लोग देखें एक और प्रॉपर्टी है एन सी आर प्लस में एन सी एन माइनस सॉरी एन सी आर माइनस वन इक्वल होता है एन प्लस वन सी आर। ये भी प्रूव कर सकते हो आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी इसको याद कैसे रखना है, ऊपर वाला सेम है, नीचे एक का गैप है, वापस से सुनेंगे, ऊपर वाला सेम है एन एन, नीचे एक का गैप है, यहाँ आर है, यहाँ आर में से एक कम है, तो एक का गैप आ गया ना, एक का डिफरेंस है। ऊपर वाला सेम है, नीचे एक का गैप है, तो छोटे वाले को पकड़ो, छोटा वाला मतलब जिसमें छोटा दिख रहा है आपको आर माइनस वन, कम दिख रहा है, दोनों तरफ एक एक बढ़ा दो, दोनों तरफ एक एक बढ़ाओगे, एन में एक बढ़ाओगे एन प्लस वन, आर माइनस वन में एक बढ़ाओगे आर हो गया। सिंपल सा है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, बाकी आप रट लो, बिना इस ट्रिक के रट लो, जैसे मर्जी रट लो, याद कर लेना। एक ही सवाल है इस पर केवल अपनी पूरी किताब में, लेकिन वो सवाल इसके बिना नहीं हो पाएगा, दिक्कत ये है। तो ये पढ़ना तो पड़ेगा एक बार तो, इसलिए करना जरूरी है। वापस से याद करने का तरीका बता देता हूं, बाकी याद तो करना है, आप अपने तरीके बना सकते हो। मैंने क्या बनाया हुआ है, अगर ऊपर सेम दिख रहा है और नीचे एक का गैप दिख रहा है, तो उनमें से जो छोटा वाला है उसको देख लो और दोनों तरफ एक एक बढ़ा दो, एन में एक बढ़ाया एन प्लस वन, आर माइनस वन में एक प्लस वन किया तो आर आ गया, एन प्लस वन सी आर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं और कुछ खास नहीं है। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो ध्यान से सुनेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। कुशाल, कल आप रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव मत देखना, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है? हर्षस्वरूप वर्मा और पंडित में, पुंडिर में कौन सी अच्छी है ये पता नहीं है मुझे भी। नहीं, मैं नहीं जानता कुमार राकेश। अच्छा, मैं क्रमचे बोल दिया क्या? संचय ही है, क्रमचे बोल दिया गया। संचय चल रहा है यार, ये संचय के गुणधर्म है जो भी है, तीन गुणधर्म है संचय के, ठीक है। सो आदित्य गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास लेट शुरू करी है और समय की पाबंदी है, खत्म नहीं हो पाएगी समय पे अगर अपन ने सही टाइम पे नहीं करा तो। परमिटेशन क्यों लिखे हैं? परमिटेशन लिखा कहाँ है मैंने? परमिटेशन लिख दिया क्या मैंने कहीं पे? कहाँ लिखा मैंने परमिटेशन? परमिटेशन लिखा कहाँ है मैंने? कॉम्बिनेशन ही तो लिखा है यहाँ पर, परमिटेशन लिख दिया क्या मैं? संचय सी सी सी, हर जगह सी लगाया मैंने यार, कहाँ दिक्कत आ रही है? बोलने में हो सकता है मैंने क्रमचय बोल दिया हो गलती से, बाकी संचय पढ़ रहे हैं अपन सारा का सारा, ठीक है। खुश रहो प्राची बेटा। चलो जो भी है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रिंस यादव गुड इवनिंग। क्लास 10th की करेंगे यार। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल तो। संचय के गुणधर्म ये हो गए हैं। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस इस पर शुरू करने जा रहे हैं, संचय पर बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे लगाना है, ये है इसका तरीका, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 6 लोगों की टीम बनानी है, उसके कितने तरीके संभव है भाई? कौन कौन है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कितने? 6 लोगों की टीम बनानी है। बहुत सारे तो क्या है, मतलब 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, यहाँ तो ज्यादा हो गए लेकिन मान लो 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर, जगह की थोड़ी शॉर्टेज ही है इस वाले पेज पे। तो 5 लड़के और 4 लड़कियां, ठीक है, ये कुल मिलाकर के हैं अपने पास में। इसमें से कितने लोगों की बनानी है अपने को टीम? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। 6 लोगों की बनानी है, हर क्वेश्चन में 6 लोगों की बनानी है, बस आगे और केसेस बना देंगे कि उन 6 लोगों में कौन कौन होने चाहिए भाई। तो फिलहाल तो टोटल 9 लोग हैं,
अपने को कुछ नहीं बोला कितने लड़के होने चाहिए कितने लड़कियां होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगाई। अपने को सिर्फ ये बोला है कि 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, कुल मिला के 9 लोग हैं। उनमें से 6 लोगों की टीम बनाने के कितने तरीके संभव है। टीम बनाने में मैंने बोला है कि कॉम्बिनेशन यूज आएगा, तो सीधा 9 लोगों में से 6 लोगों को चुन लो, 9C4 इसका आंसर आ जाएगा। सोचने की बात ही नहीं है, 9 में से 6 लोगों को चुन लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप फॉर्मूला लगा करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर वाला फैक्टोरियल फिर नीचे वाला फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस वाला फैक्टोरियल, वो लगा करके कैलकुलेशन करनी है, वो आप घर पे आराम से करें। मैं आज की क्लास में आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा जब मैं बुक के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ये मैं बुक के नहीं करवा रहा, ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आप लोगों को। बुक के जब मैं करवाऊंगा तो मैं क्वेश्चन आंसर्स इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्या है मेन, वो सीखना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो ही सिखा रहा हूं केवल मैं अभी। तो सेकंड नंबर देखिए क्या आएगा। सेकंड नंबर में बोला कि यदि टीम में तथ्यतः है, तथ्यतः का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 लड़के होने चाहिए टीम में। टीम में 2 लड़के होने चाहिए, तो इसका मतलब टीम में 2 लड़के चाहिए, तो 2 लड़के ही केवल नहीं आएंगे ना, 2 लड़के के साथ में कौन आएगा, 2 लड़के और कितनी लड़कियां आएंगी, फिर 4 लड़कियां आएंगी, क्योंकि कुल मिलाकर के 6 लोगों को तो लेना ही है। 2 लड़के और 4 लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, 2 लड़के 4 लड़कियां, 6 लोगों की टीम बनेगी उस केस में, और 2 लड़के चुनने हैं हमें भाई, 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं वहां पे, उनमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां चुननी है। ठीक है, तो 5 लड़कों में से तो 2 लड़के चुनने हैं, तो 5C2 से आप 5 लड़कों में से 2 लड़के चुन लोगे, और काम खत्म नहीं हुआ है, 6 लोग अभी तक चुने नहीं गए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई। जब तक पूरा काम आपका खत्म नहीं हो जाए, जब तक जो टारगेट आपको दिया गया है वो पूरा नहीं हो जाए, तब तक आपको मल्टीप्लाई लगाना है। जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो गया है और अलग अलग केसेस भी बन रहे हैं, तो फिर प्लस लगाना है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता, मल्टीप्लाई लगा करके ही सेपरेट करना है, ये जान लो। ठीक है, तो यहां पर 5 लड़कों में से 2 लड़के चुन लिए 5C2 से, 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां चुन ली 4C4 से। ये हमारे पास फाइनल बनेगा इसका आंसर, सेकंड वाले का आंसर। ऐसे ही मैं अगर थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले में इसने बोला है कि यदि टीम में तथ्य है 3 लड़कियां हो, टीम में कितनी लड़कियां चाहिए, 3 लड़कियां, तो केवल 3 लड़कियां तो नहीं होंगी ना, लड़के कितने, उसने बोला नहीं कितने लड़के चाहिए भाई। जब बता दिया कि 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो टोटल 6 लोग लेने हैं, तो 3 लड़के होंगे, जाहिर सी बात है। तो 3 लड़कियां और 3 लड़के, 3 लड़के होने चाहिए। ठीक है, ये उसने बोल दिया है, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो 3 लड़कियां और 3 लड़के, भाई 5 लड़कों, सॉरी 3 लड़कियां लेनी है 4 लड़कियों में से, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों का चुनाव करने के तरीके 4C3, 4 में से 3 लोगों को चुन लो। ठीक है, ऐसे ही सेम 3 लड़के चुनने हैं 5 लड़कों में से, 5 में से 3 लड़के चुनने के तरीके 5C3, 5 में से 3 लोगों को चुन लिया हमने, और लगा हुआ है, या कह लो काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई लगेगा बीच में, और ये हमारा आंसर आएगा 4C3 इंटू 5C3। 4C3 आएगा, 4 होता है, 5C3 10 के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 10 ये 40 आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन अभी नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए मैं कैलकुलेशन कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, वो मैं कल सिखाऊंगा कैलकुलेशन आपको। आज केवल कॉन्सेप्ट जान लो, आप कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा आपको वो क्लियर कर लो बस, मतलब और कुछ नहीं चाहिए आपसे आज की क्लास में, बस इतना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है थर्ड के बाद में मैं फोर्थ नंबर ले रहा हूं। फोर्थ नंबर देखिए क्या आएगा। फोर्थ नंबर है हमारे पास में, यदि टीम में कम से कम 3 लड़के हों, यदि टीम में कम से कम 3 लड़के हों, तो फिर क्या आएगा आंसर इसमें। टीम में कम से कम 3 लड़के बोला है, कम से कम 3 लड़के हों, इसका मतलब कम से कम 3 लड़के मतलब या तो 3 लड़के होंगे, या फिर 4 लड़के होंगे, या फिर 5 लड़के हो सकते हैं। 6 लड़के तो नहीं हो सकते ना, कुल मिला के हैं ही 5 लड़के, और कम से कम 3 लड़के मतलब या तो 3 लड़के होंगे
या 4 लड़के होंगे या 5 लड़के होंगे, यही होगा और तो कुछ नहीं हो सकता। अब 3 लड़के हुए तो साथ में 3 लड़कियां होंगी, क्योंकि कुल तो 6 लोग आने ही आने हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। कुल मिलाकर के 6 लोग तो होने ही होने, तो 3 लड़के और 3 लड़कियां आ जाएंगी। या फिर क्या होगा, अगर 4 लड़के आ गए तो टीम में 2 लड़कियां आएंगी। या फिर क्या होगा, अगर 5 लड़के आ गए तो टीम में 1 लड़की आएगी। ये फिक्स है, मतलब जाहिर सी बात है, इसने बोला कि कम से कम 3 लड़के होने चाहिए। कम से कम 3 लड़के का मतलब ये हो गया कि अगर 3 लड़के हुए तो 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़के मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 4 लड़के हो गए तो 2 लड़कियां, 5 लड़के हो गए तो 1 लड़की। ये ओवरऑल मतलब कहानी है। अब यहां पर 3 लड़के 3 लड़कियां, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके हैं 5C3 इंटू 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के तरीके हैं 4C3, और या है तो प्लस लगा दो बीच में, ठीक है, या है तो प्लस लगा दो। इसके अलावा 4 लड़के चुनने हैं अपने को 5 लड़कों में से, तो 5 में से 4 लड़के चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे 5C4 इंटू 2 लड़कियां चुननी है 4 लड़कियों में से, तो 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां चुनने के तरीके 4C2, प्लस में या लगा हुआ है तो प्लस लगता है, जैसे केस खत्म हो गया। देखिए प्लस और मल्टीप्लाई में जो कंफ्यूजन है वो यहां दूर होगा आपका। जब तक अपना पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई लगाएंगे, काम खत्म होते ही प्लस लगा देंगे। काम क्या है, 6 लोगों को चुनना, 6 लोगों की टीम बनाना। 3 लोगों की यहां बन गई, 3 लोगों की यहां बन गई, 6 लोगों की टीम बन गई। जब तक नहीं बनी थी मल्टीप्लाई लगाया था, 6 लोगों की बन गई तो प्लस लगा के नया केस, ये 6 लोगों की टीम प्लस लगा के नया केस, ये ऐसे होता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां पर आपको और तथा ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए वहां मल्टीप्लाई लगाते हैं, या ऐसा हुआ लिखा हुआ दिख जाए, अथवा या लिखा हुआ दिख जाए, अथवा लिखा हुआ दिख जाए, वहां अपन प्लस लगाते हैं। ये भी एक रूल कह सकते हो, लेकिन बेटर रूल क्या है समझने में, लॉजिकली ये रूल है कि जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जैसे काम खत्म हो जाता है प्लस लगा देते हैं। आप ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा 5 लड़के और 1 लड़की चुननी है, तो 5 लड़कों में से 5 लड़के चुनने हैं तो 5C5, 5 में से 5 चुन लो, और 1 लड़की चुननी है किसमें से, 4 लड़कियों में से, तो 4C1, 4 लड़कियों में से 1 लड़की चुन लो। तो या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों प्लस लगा करके ये फाइनल आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का, फाइनल आंसर बनेगा यार। इसको आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मैं एक बार सामने से हट जाता हूं, पूरी तरीके से इसको आराम से देख लो, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलो सारे क्वेश्चन हो गए फिर आपके, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। ये बस आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ 7 बजे आएगी फिजिक्स की क्लास आदित्य, 7 बजे आएगी फिजिक्स की क्लास। चलिए आगे बढ़े अपन। महेंद्र बेटा हेलो, पुराने वीडियोस देख लेना वरना आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार पुराने वीडियोस देख लें, रेगुलर चलेंगे तो ही समझ में आएगा, एकदम से बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पुराने स्टूडेंट्स को तो फिर भी ठीक है, नए स्टूडेंट्स को पुराने लेक्चर से एक बार देखने पड़ेंगे। क्योंकि ये अपना नवा लेक्चर है, 9th लेक्चर है, तो काफी आगे हो गया है काम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास 5th वाला, कि यदि टीम में कम से कम 3 लड़कियां हों, ठीक है। 5वां वाला कह रहा है कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब 3 लड़कियां, या तो 3 लड़कियां होंगी या फिर क्या होगा, या फिर 4 लड़कियां होंगी, या फिर क्या होगा, या फिर 5 लड़कियां होंगी, लेकिन 5 तो है ही नहीं, लड़कियां हैं ही टोटल 4 अपने पास में। कुल मिलाकर के 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, उन्हीं में से 6 लोगों की टीम बनानी है। तो कम से कम 3 लड़कियां मतलब या तो 3 लड़कियां या 4 लड़कियां, 5 लड़कियों वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वो तो केस ही खत्म हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, अगर 3 लड़कियां हो गई तो फिर उस केस में
3 लड़कियों के साथ में 3 लड़के भी आएंगे क्योंकि टोटल 6 होने चाहिए, या फिर 4 लड़कियां हो गई तो उनके साथ में फिर 2 लड़के भी आएंगे क्योंकि टोटल 6 होने जरूरी हैं, 6 लोगों की टीम बननी जरूरी है। तो 3 लड़कियां चुननी है 4 लड़कियों में से, तो 4C3 से आप चुन सकते हो, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुन सकते हो। तथा का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तथा का मतलब मल्टीप्लाई। और 3 लड़के चुनने हैं, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं, तो 5C3 से आप चुन सकते हो। और या का मतलब है प्लस साइन। 4 लड़कियां, हमें 4 लड़कियों में से चुननी है, तो ये हो गया 4C4। 4 लड़कियां 4 लड़कियों में से चुननी है तो 4C4, तथा लगा करके मल्टीप्लाई लगा दिया। 2 लड़के चुनने हैं आपको 5 लड़कों में से, तो 5 में से 2 लड़के चुनने के तरीके 5C2। ये हमारे पास ओवरऑल तरीका हो गया, ये फाइनल तरीका हो गया, मतलब ये फाइनल आंसर हो गया। तरीका क्या, ये फाइनल आंसर है अपना। ऐसे क्वेश्चन में करना है क्वेश्चन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6th नंबर करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। 6th नंबर देखिए कैसे होगा। 6th नंबर है, यदि टीम में अधिक से अधिक 2 लड़के हों, अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 लड़के हों तो क्या होगा। अधिक से अधिक अगर 2 लड़के हों, अधिक से अधिक का मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लड़के 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम होंगे तो चलेगा, अधिक से अधिक 2 तक जाना है। इसका मतलब या तो 2 लड़के होंगे, 2 लड़के, या फिर 1 लड़के 1 लड़का, या फिर 0 लड़के हों, 0 लड़के हों, मतलब एक भी लड़के नहीं हो। 3 केस बन सकते हैं। मैक्सिमम 2 तक जाना था, 2 से कम में तो कुछ नहीं बोला, तो 2 से कम तक 0 तक जा सकते थे अपन। अगर 2 लड़के हुए तो साथ में कितनी लड़कियां होंगी, 4 लड़कियां होंगी, ये तो पक्की बात है। अगर 1 लड़का गया तो 5 लड़कियां होंगी, और अगर 0 लड़के गए तो 6 लड़कियां होंगी साथ में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़कियां टोटल 4 ही हैं भाई, तो ये केस तो कैंसिल हो गया, 1 लड़का और 5 लड़कियों वाला, तो टोटल है ही 4 लड़कियां, तो 5 कैसे जाएंगी। ये केस भी कैंसिल हो गया, 6 लड़कियां भी नहीं है अपने पास, है ही 4, तो अपने पास केस केवल इतना ही है, 2 लड़के 4 लड़कियां। 2 लड़के 5 लड़कों में से 2 लड़के चुनने के तरीके 5C2, 5 लड़कों में से 2 लड़के चुनने के तरीके 5C2 इंटू 4 लड़कियां चुननी है, 4 लड़कियों में से 4C4 से आप चुन सकते हो। केवल इतना ही आएगा इसका आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें, ये केवल इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा 6th हो गया। 7th, यदि टीम में अधिक से अधिक 2 लड़कियां हों, अधिक से अधिक 2 लड़कियां हों, अधिक से अधिक 2 लड़कियां, मैं दूसरे वाले पेज पे कर देता हूं, अधिक से अधिक 2 लड़कियां बोला है इसने, ठीक है। तो 7th वाला देखिए, अधिक से अधिक 2 लड़कियां मतलब 2 लड़कियां होंगी, या तो मतलब मैक्सिमम 2 तक जाना है, या फिर 1 लड़की होगी, या फिर 0 लड़की होगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 केस हैं। तो 2 लड़कियां हैं तो साथ में फिर 4 लड़के होंगे, 1 लड़की है तो साथ में फिर 5 लड़के होंगे, जाहिर सी बात है, और 0 लड़की है तो साथ में फिर 6 लड़के होंगे। भाई 5 लड़के तक तो हैं, 6 तो लड़के हैं ही नहीं, कुल मिलाकर के 5 ही लड़के हैं, लड़कियां 4 हैं, तो ये केस तो कैंसिल हो गया, वैसे ही 6 लड़के तो हैं ही नहीं, तो ये 2 केस ही बन सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो 2 लड़कियां चुनने के तरीके, 4 लड़कियों में से 4C2 से 2 लड़कियां चुन सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ, 6 लोगों को चुनना है पहले अपने को, 4 लड़के चुनने हैं, 5 लड़कों में से 5C4 से चुन लिया, एक केस तो ये। फिर या लगाया, या का मतलब होता है प्लस, 1 लड़की और 5 लड़के, 1 लड़की चुननी है 4 लड़कियों में से, तो 4 में से 1 लड़की 4C1 से चुन सकते हैं, गुणा लगा करके 5 लड़के चुनने हैं 5 लड़कों में से, तो 5C5 से आप 5 लड़के चुन सकते हो। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के फाइनल आंसर आ गया। और अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं फाइनली। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट और देख लीजिए, इसने बोला है यदि टीम में कम से कम 1 लड़का हो, कम से कम 1 लड़का तो होना ही चाहिए भाई, ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 लड़का हो टीम में, टीम में कम से कम 1 लड़का हो, इसका ये मतलब हो गया कि कम से कम 1 लड़का मतलब 1 लड़का या 2 लड़के
या 3 लड़के, मतलब बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, या 4 लड़के, या 5 लड़के। इतने सारे केसेस बनाने से अच्छा है आप एक केस बनाओ, शांति से देखो, कुल कुल संचय जितने भी बन रहे हैं ना बिना किसी कंडीशन के, उसमें से माइनस कर दो जिसमें 0 लड़के हैं। ये क्या कह रहा है, कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए लड़के, ये यही कह रहा है ना। तो कुल जितने केसेस हैं उनमें से मैं अगर वो केस हटा दूं जिसमें 0 लड़के हैं, कुल जितने भी केसेस हैं उनमें से मैं वो हटा दूं जिसमें 0 लड़के हैं, तो अपने आप वो आंसर आ जाएगा जिसमें कम से कम एक लड़का आएगा हमारे पास फाइनल आंसर में। हमें बोला गया है कि भैया जो टीम बन रही है ना उसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक लड़के में बहुत पंगे हैं, क्योंकि ये 5 केस बन जाएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 केस बन जाएंगे, कुल 5 लड़के हैं, क्योंकि 5 केस बनाओ उससे अच्छा क्या है, कुल संचय मतलब कुल जितने केस बन सकते हैं दुनिया में वो यहां बन गए। टीम बनाने के लिए कुल कितने तरीके संभव है, 6 लोगों की टीम बनाने के लिए, ये कुल केस है बिना किसी कंडीशन के। किसी को भी लो, कुल केस बनेंगे 9C4, ये हमने पहले वाले में निकाल लिया था, 9C4 टोटल 9 लोगों में से 6 लोग आएंगे। तो कुल संचय में से 9C4 में से अगर मैं 0 लड़के वाले केस हटा दूं, मतलब ऐसे केस हटा दूं जिसमें 0 लड़के आ रहे हैं, तो अपने आप वो केस बच जाएंगे जिसमें कम से कम एक लड़का तो आएगा ही आएगा, एक भी लड़का ना हो ऐसे केसेस ही हटा दिए ना, 0 लड़के वाले केस ही हटा दिए। और 0 लड़के वाले एक्चुअली कोई केस ही नहीं है, क्योंकि 0 लड़कों के साथ में 6 लड़कियां जाएंगी, और 6 लड़कियां एक भी केस में नहीं जा सकती, लड़कियां कुल 4 ही हैं, तो ये फाइनल आंसर देखा जाए तो इसका 9C4 ही आ जाएगा। लिखने का तरीका बस इतना लंबा चौड़ा सा है इसका। आप अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करते हो ना, 5 केस बना देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां केस, टोटल 5 केस भी आप बना दोगे तो भी कुल मिलाकर के लास्ट में आंसर यही आएगा आपका। 100% आंसर कुछ और नहीं आ सकता। इन सारे केसेस को जोड़ करके जब आप देखोगे फाइनल यहां तक ही पहुंचोगे, तो वो इतनी मेहनत के बाद पहुंचोगे, उससे अच्छा है शॉर्टकट। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है फिर उस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक संचय के बारे में आप लोगों को बताया है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसका भी, बेसिक संचय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है और उस पर एक क्वेश्चन किया है। वन शॉट वीडियो में बनाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। अभी साइंस के आ गए हैं 10th क्लास में तो, और 11th क्लास में पहले फिजिक्स के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको आज तो नहीं मिलेगा फिजिक्स का मिलेगा परसों वन शॉट वीडियो, आपको परसों वन शॉट वीडियो मिल जाएगा फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर्स तक आप लोगों को 6 चैप्टर हो गए हैं, तो 6 चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे। 7वां रनिंग में चलेगा। ऐसे चलेगा जैसे 10th में क्या है, ऑलरेडी करवा चुके हैं लास्ट ईयर, पूरे के पूरे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो अब वन शॉट बनाने का कोई मतलब बनता है। पहले 11th में चैप्टर्स करेंगे, पूरा डिटेल में भी करेंगे, फिर वन शॉट भी करेंगे, ताकि डिटेल किसी को पढ़ना है तो डिटेल भी अच्छे से आ जाए, उसके बाद वन शॉट से अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो दोनों करना है अपने को, ऐसा नहीं कि केवल एक काम करेंगे कि वन शॉट बना करके फ्री कर देंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे, दोनों करेंगे, पूरा भी बनाएंगे वन शॉट भी बनाएंगे, ठीक है। सो ये है ओवरऑल तरीका बच्चों। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। एक डिब्बे में 7 लाल 6 सफेद और 4 नीली गेंदें हैं। 7 तो लाल है, 6 सफेद है और 4 नीली गेंदें हैं, ठीक है। अपने को बोला गया है कि इनमें से 3 गेंद चुनने के कितने तरीके संभव हैं यदि तीनों लाल गेंदें हो। तो पहला क्वेश्चन, तीनों लाल गेंदें, तीनों लाल गेंदें, 3 गेंद चुननी है और तीनों लाल होनी चाहिए। 3 लाल गेंद चुनने के कितने तरीके, लाल गेंद में से ही चुनोगे भाई, 7C3, 7 में से कोई भी 3 गेंद चुन लो, वो तरीके हो जाएंगे तीनों लाल गेंद चुनने के तरीके। इसने बोला है कि कोई भी लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाल गेंद नहीं हो, मतलब 3 गेंद हम इनमें से चुन लेंगे, इन 10 लोगों में से 3 चुन लो, तो एक भी लाल नहीं आएगी, या तो सफेद आएगी या नीली आ जाएगी। तो सेकंड वाला केस में क्या हो जाएगा, एक भी लाल नहीं, इसका मतलब 10C3 में से चुन लो, 10 में से कोई भी 3 चुन लो, तो उसमें एक भी लाल नहीं आएगी आपकी, जो आएंगी लाल के अलावा आएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक रंग की एक गेंद हो, हर कलर की एक एक गेंद हो, इसका क्या बनेगा हिसाब किताब, प्रत्येक रंग की एक गेंद हो, मतलब एक लाल तथा एक सफेद
तथा एक नीली, एक एक रंग की एक एक गेंद, ठीक है। तथा लग गया, ये भी तथा ये भी तथा ये भी, तो तथा में तो मल्टीप्लाई होता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक 3 गेंद नहीं चुन लेते, मल्टीप्लाई लगा करके करेंगे काम। तो भैया एक लाल गेंद चुनना है 7 में से 7C 1 से आ जाएगी, एक सफेद गेंद चुनना है 6 में से 6C 1 से आ जाएगी, एक नीली गेंद चुनना है 4 में से तो 4C 1 से आ जाएगी, और यहां मल्टीप्लाई लगा करके आप इसको सेपरेट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था ये कंपैरेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछला वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया है मैंने आप लोगों को। यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चों? मेरे ख्याल से दिमाग मतलब डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप एक बार इसको पढ़ना, फिर से इसको वापस से एक बार पढ़ना आप लोग घर पर, जितना भी मैंने आज का लेक्चर बताया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया आज मैंने, वैसे भी आधा घंटे से थोड़ा सा ऊपर पढ़ाया होगा शायद, मतलब पौन घंटा पढ़ाया है, केवल 45 मिनट्स पढ़ाए हैं, तो 45 मिनट्स आप एक बार वापस से देखना इसको। अगर आज आपने वापस से देख लिया ना इसको, कल की क्लास में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सारे हो जाएंगे आपको आपके। भाई एक डिब्बे में अलग अलग रंग की गेंदें हैं, आपने को उठानी है, तरीके बता दिए, बस सिंपल है। आज अपन इतना ही करेंगे, मेरी एक और क्लास है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्लास के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बुक के क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, बुक के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, इन फॉर्मूलेस से इसकी वैल्यूज को खोलने का तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे शॉर्ट में हम लोग इन वैल्यूज को खोल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।